हेलो दोस्तों, Sky09 लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं जिसमें लूसेंट सामान्य ज्ञान की किताब का हिस्ट्री टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ। और ये आप बुक देख रहे हो, ये है लूसेंट की बुक है। ये लूसेंट की जो बुक है ये काफ़ी यूजफुल बुक है। अगर आप ये बुक अच्छे से आप पढ़ लेते हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम के जीएस सेक्शन में अच्छे नंबर ला पाओगे और एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल भी सकते हो आप, क्योंकि जीएस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम का और उसमें आपको नंबर लाना ही लाना पड़ेगा। अगर उसका आपको क्वालिफाई करना है वो एग्ज़ाम को, तो चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे आप इंजीनियरिंग हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, जीएस आता ही आता है। तो आपको जीएस आपको आना ही चाहिए। जीएस आपको तैयार करना है, सबसे बेस्ट बुक है ये लूसेंट की किताब। इसे अगर आप पढ़ लिए तो आप अच्छे स्कोर ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मैंने क्या किया है कि इस लूसेंट बुक का पढ़ के मैंने खुद इसको पढ़ा है हर एक पेज, और इसको पढ़ के मैंने कई नोट्स इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ये आप देख सकते हो। ये मैंने लूसेंट की किताबें सारा हर एक स्टडी किया था, ये आप देख लो। मैंने सारा स्टडी किया था। उसको पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि शॉर्ट नोट्स बनाया जाए जिससे जो और भी देखते हैं उनको समझ में आए, और मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हर एक दिन मैं धीरे धीरे अपना जो भी मेरा ज्ञान है या जो मैंने सीखा है, मैं पहले कई सालों से इसका तैयारी कर रहा था और एक अच्छा एग्ज़ाम भी पास किया हूँ मैंने। तो सोचा कि आपको अच्छे से इसको जो सीखा है आपको सिखा दूँ एक नोट्स बना के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का टॉपिक। हिस्ट्री के टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहले जो आएगा वो है प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। तो सबसे पहले प्राचीन भारत पे आते हैं। प्राचीन भारत का पहला टॉपिक जो आता है लूसेंट की बुक में, उसे मतलब लूसेंट का स्टार्ट करें तो पहले भारत का इतिहास है। उसमें भारतवर्ष, भारत का देश कहा गया, ये सब आप तो पढ़ सकते हो। जो टॉपिक मतलब मेरे साथ ही अगर ये वीडियो देख के आप ये लूसेंट की बुक पढ़ोगे तो आपको लूसेंट की किताबें अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो स्टार्टिंग में भारत का इतिहास है जिसमें भारतवर्ष लिखा है, ये सब लिखा है, उसका ज़्यादा वो है नहीं। फिर सबसे पहले आते हैं प्राचीन भारत पे। तो पहला पॉइंट इसमें आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं उसको 4 पार्ट में बांटा गया है कि इतिहास के स्रोत कहाँ से मिला। सबसे पहले धर्म ग्रंथ से मिला, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ से मिला, फिर विदेशियों का विवरण भी था और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ पे। तो जो पहला टॉपिक है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है कि वेद जो है सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ था वो हमारा वेद है। ठीक है। वेद में जो उपदेश मिला है, ठीक है, इसमें उपदेश दिया गया है वसुदेव कुटुंबकम का। ठीक है। वेद के जो संकलन करता हैं, ठीक है, वेद के संकलन करता उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्वेश्चन आता भी है कई बार कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो आपको याद होना चाहिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को हम लोग संहिता कहते हैं। ठीक है। चारों वेदों को मिला के हम लोग संहिता कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में ये जो टॉपिक लिखे हैं इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसी में से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। इसमें 10 मंडल है,
1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। ये कई बार पूछ रहा है कितने मंडल होते हैं ऋग्वेद में। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल भगवान सोम देवता के बारे में बताया गया है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में पुरुषोक्त वर्णित है। 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुषोक्त वर्णित है और उस पुरुषोक्त में चातुर्वर्ण समाज की व्याख्या की गई है। चातुर्वर्ण समाज क्या होता है कि इसमें 4 वर्ण बांटा गया था समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, तो उसी चातुर्वर्ण समाज की व्याख्या ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। ऋग्वेद में एक वर्ड कई बार आया है, अधन्य। अधन्य का जो वर्ड है उसका संबंध गाय से है। ठीक है, मतलब जिसको मारा ना जाए उसे अधन्य कहते हैं और ये वर्ड गाय से संबंधित है। वामनावतार के तीनों पगों का आख्यान ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, वामनावतार के तीनों पगों का आख्यान ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ लिखी गई हैं। अच्छा, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो शतपथ ब्राह्मण का आता है। ठीक है, ऋग्वेद यहाँ कंप्लीट हुआ। अब जो एक नोट है कि जो वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है, वर्तमान में प्रचलित, उसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसका अन्य नाम भी है ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अभी का कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं, इसे ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं, जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। एक चीज़ आता है ईसा पूर्व और एक ईसवी। ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC कहते हैं, जिसका मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, और ईसवी को AD कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, अर्थात बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, अच्छा, ईसवी एनो डोमिनी, इसका मतलब हुआ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब जिस साल भगवान जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसे हम वहाँ से हम लोग ईस्वी शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे आज 2022 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आज से 2022 साल पहले भगवान जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, अब आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन है। ठीक है, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियम बना उसका संकलन है। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान की व्याख्या है। इसमें बलिदान विधि की व्याख्या है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, ये ऐसा वेद, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि यजुर्वेद कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो आपको याद रखना होगा वो यजुर्वेद है। ठीक है, पाठककर्ता, यजुर्वेद को जो पाठन करता है उसे क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं। जो व्यक्ति, जो ऋषि यजुर्वेद को पढ़ता था या पाठक उसका था, उसे अथर्वयु कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा आता है सामवेद। ठीक है, साम का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, साम का मतलब होता है ज्ञान। तो यज्ञों में गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन सामवेद में पाया जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। मतलब सामवेद मतलब क्या है, संगीत और गाना बजाना ही है सामवेद। ठीक है, इसके पाठक कर्ता को उद्रात कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वालों को उद्रात कहते हैं। ठीक है, साम मतलब ज्ञान। ठीक है, साम मतलब ज्ञान
तो इसमें संगीत और गीत संगीत का ही वर्णन है सामवेद, इसीलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद है हमारा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में आपको बताते हैं। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि थे, तो अथर्वा ऋषि के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें 731 मंत्र, 6000 पद्य हैं। ठीक है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ठीक है। इसमें समान मनुष्य का जो विचार है, जो उसका अंधविश्वास है, उसका वर्णन है। साप, वशीकरण, जादू टोना, ये मेन चीज़ अथर्ववेद में आता है। कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, जादू टोना किस में है, तो ऑप्शन दे देगा आपको कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपको याद होना चाहिए अथर्ववेद में जादू टोना, साप, वशीकरण है। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट लूसेंट में दिया हुआ है, जैसे कि इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, ठीक है, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों औषधियों का वर्णन है। तो मेन वो सब तो है, लेकिन मेन जो है वो साप, वशीकरण, जादू टोना का इसमें जो है वर्णन है। ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है। इसी अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों का विवरण है, जो कि सभा और समिति हैं। ठीक है। तो अथर्ववेद यहाँ क्लियर होता है। इसमें सारा ये टॉपिक था। इसके अलावा ये अथर्ववेद हमारे ख़त्म हो गए। अब आते हैं वेदांग पे। वेदांग का निर्माण क्यों हुआ? वेदांग का निर्माण इसलिए हुआ कि वेदों को समझने के लिए वेदांग का निर्माण हुआ। ठीक है। वेदांग के 6 भाग हैं। वेदांग के 6 भाग हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इन 6 को आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, और धीरे धीरे जैसे ही आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हर एक टॉपिक का चर्चा करते रहेंगे। तो अगर इस वीडियो के साथ अगर आप लूसेंट किताब लेके पढ़ोगे, तो आपको वो लूसेंट किताब भी रखना पड़ेगा आपको। मतलब ये पढ़ के अगर लूसेंट किताब आप पढ़ोगे तो आपको फटाफट वो पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं लूसेंट पे, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है। थैंक यू।